अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस उन्वान को पढ़ने जा रहे हैं वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, और ये आपके इस बाब का भी और साथ ही साथ आपकी किताब का आखिरी उन्वान होगा जिसको हम पढ़ेंगे। तो चलें चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ने लगे हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री। जैसे कि आपने देखा कि इस बाब के अंदर कुल मिलाकर जो इंडस्ट्रीज़ आपको पढ़ाई गई हैं वो 5 हैं। पहले नंबर पे मेटल की इंडस्ट्रीज़, दूसरे नंबर पे सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा बनाने की इंडस्ट्री, तीसरे नंबर पे यूरिया बनाने की इंडस्ट्री और चौथे नंबर पे है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। गौर कीजिए कि क्या यही वो चीज़ें नहीं हैं कि जिनके साथ हमारा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मामलात होते हैं? जी, ऐसा ही है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री की अफादियत क्या है, जो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत हम अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, आखिर उनका सोर्स और उनका ज़रिया क्या है और वो किस तरीके से साफ़ सुथरी हालत में हम तक पहुँचती। तो चलें चलते हैं पेट्रोलियम की तरफ। पेट्रोलियम के बारे में पहली बात ध्यान में रखिएगा कि इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है। रॉक ऑयल या फिर क्रूड ऑयल और या फिर सादी ज़बान में ऑयल ही कहा जाता है। अजीज़ तलबा तालिबात, याद रखिएगा कि इसको कशरे अर्ज़ के नीचे से निकाला जाता है। अब अगर हम हमारी ज़मीन की जो भी सतह है, ज़मीन की जो गहराई है, अगर हम उसका जायज़ा लेते हैं तो ज़मीन की सतह है, ज़मीन की सतह से हम नीचे जाते हैं तो एक शेल आता है, एक हिस्सा आता है जो ज़्यादातर सॉल्ट से मिलकर बना है। उन सॉल्ट्स को शेल्स कहा जाता है, यानी कुल मिला के वो हिस्सा शेल कहलाता है। वो एक, आप कह लीजिए कि एक लेयर है हमारी दुनिया की। उस लेयर से हम नीचे जाते हैं तो कुछ हमें पथरीला सा हिस्सा नज़र आता है, रॉक्स नज़र आती हैं और उनको सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम दिया जाता है, भुरभुरी रॉक्स का नाम दिया जाता है। और जैसे ही उस भुरभुरी रॉक के नीचे हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले पेट्रोलियम गैस नज़र आती है। पेट्रोलियम गैस से थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो पेट्रोल यानी पेट्रोलियम मसनूआत पड़ी नज़र आती हैं और उसके नीचे हमें पानी पड़ा नज़र आता है। अब ये थोड़ी सी बातें जो है ना, उनको आपने ज़हन में रखना है। यानी सबसे ऊपर ज़मीन की सतह, अच्छा जी, ज़मीन की सतह के बाद ज़मीन का शेल। और बच्चों, ये ज़मीन का शेल वही है जिसको हम इस बाब के पहले हिस्से में पढ़कर आए हैं, जिसमें बेतहाशा मिनरल्स पाए जाते हैं। ज़मीन का शेल वो है। इसके नीचे हम आते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, भुरभुरी रॉक है। उसके नीचे जैसे ही हम जाते हैं तो हमें पेट्रोलियम गैस नज़र आती है। अभी हम इसका तज़किरा करते हैं, तफसील पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम गैस यहाँ पर कैसे आई, कैसे बनी और ये सबसे ऊपर क्यों होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद ये पेट्रोलियम मसनूआत हमारे पास निकलती हैं जिसको पेट्रोलियम या रॉक ऑयल कहा जाता है, जो हमारा असल में आज का मौजूए बहस है। पेट्रोलियम या रॉक ऑयल से नीचे जाते हैं तो हमें पानी मिलता है और पानी के नीचे जाते हैं तो दोबारा हमें सेडिमेंट्री रॉक्स मिल जाती हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहला सवाल कि ये पेट्रोलियम या रॉक ऑयल या क्रूड ऑयल जो है ये कैसे बना, कशरे अर्ज़ के नीचे ये कैसे बन गया? तो इसके ऊपर बाब नंबर 11 में भी आप बहुत तफसील पढ़ के आ चुके हैं कि दर हकीकत ये सारी की सारी चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स के नाम से मशहूर हैं। आपने इनको फॉसिल फ्यूल्स के तौर पर पढ़ा है। अब फॉसिल क्या होता है? साइंस के मुताबिक आज से बहुत साल पहले, यानी हज़ारों और लाखों साल पहले, जौन से पौधे, बिलखसूस ज़्यादातर पौधे और जानवर मर के ज़मीन में दफन हो गए, तो ज़मीन ने उनको एक ऐसी हालत में तब्दील कर दिया
कि आज हम उस हालत को फॉसिल का नाम देते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को कुछ जगहों पे रेजिड्यू भी लिखा जाता है, इनको रेजिड्यू भी लिखा जाता है। और अजीज तुलबा और तालिबात, रेजिड्यू का मतलब होता है बचा कुचा। तो जितने भी पौधे और जानवर उस वक्त मर के, बिलखसूस ज़्यादातर पौधे मर के ज़मीन में दफन हो गए, तो ज़मीन ने उनको इस हालत के अंदर मुंतकिल कर दिया। तो फॉसिल फ्यूल्स असल में पौधों का ज़मीन में दफन हो जाना था, और पौधे जो हैं वो किस में तब्दील हो गए, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर तब्दील हो गए। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में पहला सवाल ये आएगा कि सर, समंदर के नीचे कहाँ से पौधे आ गए? समंदर के नीचे वाकई पौधे होते हैं जिन्हें मैरीन प्लांट्स कहा जाता है और कसीर तादाद में पाए जाते हैं। तो साइंस के मुताबिक बच्चों याद रखिएगा, साइंस के मुताबिक कोई ऐसा सानेहा पेश आया बहुत साल पहले, हज़ारों लाखों साल पहले कोई ऐसा सानेहा पेश आया, यानी ज़मीन शायद फटी, कोई बड़ा शदीद किस्म का ज़लज़ला आया, और जब वो ज़मीन फटी तो उसमें जितने भी इर्द गिर्द के जानदार थे, बिलखसूस पौधे, वो उस ज़मीन के अंदर धंस गए। जब ज़मीन फटी तो वो उसके अंदर धंस गए, और ज़मीन फिर ऊपर से क्या हो गई, बंद हो गई। अब वो ज़मीन में जब धंसे हैं तो ज़मीन ने उनके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, ज़मीन ने पौधों को फॉसिल्स के अंदर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। अब ज़मीन ऐसा क्या करती है, याद रखिएगा, ज़मीन के नीचे हाई टेम्परेचर होता है, बहुत बुलंद टेम्परेचर होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ज़मीन के नीचे टेम्परेचर कहाँ से आ गया? तो आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन कुछ प्लेट्स से मिलकर बनी है जिन्हें इक्वेटोरियल प्लेट्स कहा जाता है। वो प्लेट्स मुसलसल हरकत कर रही हैं, उनके हरकत करने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है, और जब फ्रिक्शन पैदा होती है तो वहाँ से हीट पैदा होती है। तो ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा बुलंद टेम्परेचर होता है। तो जब इन पौधों के ऊपर बुलंद टेम्परेचर लगना शुरू हुआ, और चूंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आपस में क्लोज आ रहे हैं, बहुत करीब आ रहे हैं, इसका मतलब है हाई प्रेशर हुआ। और हम जब इसका तखमीना लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सैकड़ों एटीएम्स के अंदर ये प्रेशर होता है, यानी शदीद तरीन प्रेशर होता है, लाखों पास्कल्स के अंदर ये प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है या माइक्रोबियल अमल होता है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर माइक्रोबियल अमल का नाम क्या है? माइक्रोब्स की वजह से जो अमल होता है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से जानदार जो पाए जाते हैं, बिलखसूस बैक्टीरिया। तो ज़मीन के नीचे भी बैक्टीरिया होते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ज़मीन के नीचे बैक्टीरिया कहाँ से आ गए? याद रखिएगा बच्चों, बैक्टीरिया को ये खिताब हासिल है या एजाज़ हासिल है कि वो दुनिया के हर तरह के माहौल के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हवा में भी होते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी रहते हैं, जिनको आप एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेते हैं, जिनको आप एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। शदीद तरीन गर्म पानी के अंदर भी ये बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हॉट स्प्रिंग्स बैक्टीरिया कहा जाता है। बहुत कम हो जाए ऑक्सीजन की मिकदार, ये वहाँ भी जिंदा रह लेते हैं, जिनको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। तो बैक्टीरिया हर जगह पर मौजूद होते हैं। इनको कुदरत ने कुछ जिस्म और मामलात ही ऐसे दिए हैं कि ये हर तरह के माहौल में जिंदा रह लेते हैं। तो ज़मीन के नीचे ये 3 काम होते हैं। पौधे जो ज़मीन में दफन हो गए हैं, उनके ऊपर हाई टेम्परेचर लगता है, शदीद तरीन टेम्परेचर लगता है। आप अंदाज़ा कीजिए, जो आप अपने ज़िंदगी में भी आप टीवी के ऊपर अक्सर देखते हैं कि वो एक आतिश फ़िशां फटता है और उसमें से लावा निकलने लग जाता है। वो लावा क्या है? वो पिघले हुए पत्थर है। और वो पत्थर क्यों पिघले हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है। तो इस कदर ज़्यादा टेम्परेचर लगता है पौधों के ऊपर, और हाई प्रेशर और माइक्रोबियल अमल होता है कि पौधे जो हैं वो फॉसिल्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और अजीज़ तलबा व तालिबात, आप लोगों ने इसी किताब के अंदर बाब नंबर 11 में पढ़ा है कि इस अमल का नाम है कार्बनाइजेशन। ये कार्बनाइजेशन हो रही है। अब क्या होता है, जब चूंकि इसके नीचे पानी के नीचे क्या है? रॉक्स है। असल में उसमें पौधे मर के दफन हुए। जब वो मर के यहाँ दफन हुए हैं तो उसके अंदर ये सारी डीकॉम्पोजिशन का अमल शुरू हो गया, जिसका नाम है कार्बनाइजेशन। अब इस कार्बनाइजेशन से क्या बनती है? गैस।
और वो गैस कौन सी है? पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा अजीज तुलबा व तालिबात, ये जो पेट्रोलियम गैस बनती है, चूंकि ये नॉन पोलर चीज़ों के ऊपर होती है, इसमें नॉन पोलर चीज़ें होती हैं, तो नॉन पोलर चीज़ें कभी भी पानी में हल नहीं होती हैं, लिहाजा ये पानी में हल नहीं होती और ये पानी को यूं चीरती हुई ऊपर आ जाती है। साबित हुआ कि जब हम कभी भी ज़मीन में से ऑयल निकालने के लिए माइनिंग करेंगे, या इसको डिगिंग कहा जाता है, इसको डिगिंग करेंगे यानी खुदाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। और कदीम ज़माने में यही होता था, बल्कि आज भी यही होता है कि जब कुओं को खोदा जाता था ऑयल निकालने के लिए ज़मीन में से, तो जब उनकी खुदाई की जाती थी तो सबसे पहले बहुत ही प्रेशर के साथ गैस निकलती थी। चूंकि वो गैस बहुत प्रेशर के साथ अंदर इकट्ठी हुई हुई है, तो उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो शदीद प्रेशर से बाहर निकलेगी, और इतने प्रेशर से बाहर निकलती है कि कभी कभार ये थोड़ा सा पेट्रोलियम भी बाहर की तरफ ले आती है। तो पेट्रोलियम गैस का सबसे ऊपर होना तो हमें समझ आ रहा है कि वो गैस है, लिहाजा उसने ऊपर की तरफ उठना है। अब ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि पानी के ऊपर पेट्रोलियम क्यों आ जाता है। तो याद रखिएगा अजीज तुलबा व तालिबात, पेट्रोलियम की डेंसिटी, पेट्रोलियम की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। तो जिस चीज की भी डेंसिटी पानी से कम होती है ना, वो हमेशा पानी के ऊपर आ जाता है। मिसाल के तौर पे, क्या आप लोगों ने अपने घरों में कभी नहीं देखा कि जो कुकिंग ऑयल होता है, अगर वो हमसे गलती से पानी में गिर जाए तो वो ऊपर तैरने लग जाता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है, लिहाजा पानी नीचे, और डेंसिटी का ताल्लुक किसके साथ होता है? मैस के साथ। इसका मतलब कि पेट्रोलियम का मैस या उसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में क्या होता है? कम, लिहाजा पेट्रोलियम ऊपर आ जाता है और पानी नीचे पड़ा हुआ। तो इसलिए जैसे ही हम डिगिंग करते हैं और उसको निकालते हैं, तो सबसे पहले तो पेट्रोलियम गैस निकलती है, जो कि बहुत ही प्रेशर के साथ निकलती है, और दूसरे नंबर पे क्या निकल आता है? पेट्रोलियम या रॉक ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। तो ये तो अभी हमने इस हिस्से में ये तो पढ़ लिया कि ये पेट्रोलियम असल में आया कहाँ से है। हमने देखा कि पौधों की ही डिकम्पोजिशन हुई है, कार्बनाइजेशन हुई है, और पौधे ही किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में तब्दील हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ज़मीन में से खुदाई करके इस पेट्रोलियम या रॉक ऑयल को निकाल लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? याद रखिए अजीज़ तुलबा व तालिबात कि ये जो पेट्रोलियम हम निकालते हैं ना, ये निकलता है इंतहाई नाखालिस हालत में, और उस नाखालिस हालत को कहा जाता है क्रूड ऑयल। ये लफ्ज़ क्रूड का मतलब ही ये होता है इंतहाई नाखालिस हालत। और याद रखिए ये क्रूड ऑयल जो निकलता है ना, पहली बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा, और कभी कभार तो हमें यूं लग रहा होता है जैसे कोई कीचड़ नुमा चीज़ निकले, बहुत गाढ़ा होता है। दूसरी बात, ये इसके अंदर हल्का, बच्चों इसमें हल्का पीला रंग जो है ना वो नज़र आ रहा होता है। वैसे ज़्यादातर तो ये काले रंग का होता है, लेकिन इसके अंदर हमें हल्का पीला रंग जो है वो नज़र आ रहा होता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, लिहाजा वहाँ पे हमें ख़ास मोहतात रहना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल के अंदर जाहिर है सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो उसने आग तो पकड़नी है। तो जैसे ही इसको हल्की सी भी आग लगाने की हम कोशिश करते हैं, ये आग पकड़ लेता है। ये क्रूड ऑयल जब निकल आता है, अब इस क्रूड ऑयल के अंदर हम जितनी भी आज तक की पेट्रोलियम मसनूआत का नाम सुनते हैं वो सब इसके अंदर होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। आपने सुना होगा कि हमारे पास एक गैस होती है जिसको कहा जाता है फ्यूल गैस। अच्छा, अगर इसका जिक्र नहीं सुना फ्यूल गैस का, तो जाहिर है आपने गैसोलीन का जिक्र तो सुना होगा।
बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये गैसोलीन क्या होता है। तो गैसोलीन पेट्रोल का केमिकल नेम है। हमारे यहाँ पे, हमारे इस खिते में बिलखसूस अगर मैं हमारे ये एशिया की बात करूँ, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना वगैरह, यहाँ पर इसको पेट्रोल का नाम दिया जाता है। बाकी पूरी दुनिया में इसका जो नाम ज़्यादातर चलता है वो है गैसोलीन। तो गैसोलीन इसके अंदर मौजूद होता है। फिर बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा कैरोसिन। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये कैरोसिन क्या होता है। तो बच्चों कैरोसिन का मतलब है मिट्टी का तेल। हमारे यहाँ पे जिसको मिट्टी का तेल कहा जाता है वो असल में क्या है, कैरोसिन ऑयल। फिर बहुत सारे बच्चों ने लफ्ज़ सुना होगा डीजल। और ये एक ऐसा फ्यूल है, डीजल एक ऐसा फ्यूल है जिसके ऊपर हैवी मशीनरी चलती है। बड़ी बड़े जो ट्रक हैं, बस हैं और कार्गो कंटेनर्स, हत्ता के बहरी जहाज, वो सब डीजल के ऊपर चलते हैं। तो डीजल ये सब कुछ क्रूड ऑयल के अंदर से निकलता है। तो याद रखिएगा, क्रूड ऑयल, हम जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब का माखज कौन है, क्रूड ऑयल ही। उसके अंदर से ही ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी की सारी चीज़ें हम निकालते कैसे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल तो इंतहाई ना खालिस हालत में आ गया, वो तो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है। यानी देखिए, जब हम कोई फ़र्ज़ कीजिए कि कोई मशीन बनाते हैं, कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, वो एक ख़ास फ्यूल पे ही चल सकता है ना। अगर हम उसमें क्रूड ऑयल ला के डाल देंगे तो वो कभी भी नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने कहा बड़ी जल्दी आग पकड़ लेता है तो इसको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बात यह है कि कहाँ यूज़ करेंगे, एक गाड़ी ने चलना ही गैसोलीन पे है। अगर गैसोलीन वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया जाए तो उसका इंजन ख़राब हो जाता है। तो क्रूड ऑयल को इसी हालत में हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। इसको हम एक अमल में लेके जाते हैं और इसको साफ करने की कोशिश करते हैं और उस अमल का नाम है रिफाइनिंग। तो ये पेट्रोलियम मसनूआत की हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है। और याद रखिएगा बच्चों कि ये रिफाइनिंग में हम सीधा बराह रास्त क्रूड ऑयल इस्तेमाल नहीं करते। क्रूड ऑयल के अंदर से पहले इन सारी चीज़ों को अलहदा किया जाता है और फिर इनकी क्या की जाती है, रिफाइनिंग। अलहदा करने का अमल, चूंकि ये दोनों अमल साथ साथ चलते हैं इसलिए मैंने यहां पर रिफाइनिंग लिखा है। असल में सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, जो सबसे पहला काम होता है वो हम इनकी करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जी बच्चों, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अमल आप लोग बाब नंबर 11 में पहले भी पढ़कर आ चुके हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम का एक अमल होता है। अब ये अमल क्या है, ये जितनी भी हम कसाफतें इसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये जितने भी इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को अलहदा करने का जो अमल है उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब ये सारी की सारी अलग हो जाती हैं उसके बाद हम इस पे अमल चलाते हैं जिसका नाम क्या है, रिफाइनिंग। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद रिफाइनिंग का अमल चलता है और ये फौरन चल पड़ता है, चूंकि ये सारा काम ये एक रिफाइनरी के अंदर हो रहा है। पहला अमल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से सारी कसाफतें निकली और अपने अपने चेंबर में जाके उनकी रिफाइनिंग शुरू कर दी गई। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर रिफाइनिंग क्या होता है। रिफाइनिंग का मतलब है कि हम उनको एक बेहतर हालत में मुंतकिल करने की, बेहतर हालत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में याद रखिएगा कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितना भी हमारे पास मवासलात का सिस्टम है, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर मवासलात क्या है। तो बच्चों, मवासलात का मतलब है कम्युनिकेशन। एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी और बस वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क हम जाते हैं बहरी जहाज़ के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए, तो वो सारे के सारे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर ही चलते हैं। बहुत सारे मुल्क बिजली, बशमूल पाकिस्तान, बिजली जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बनाई जाती है। क्रूड ऑयल जो है वो बिजली बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है जितना भी मवासलात का निज़ाम है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर उसकी बुनियाद है, और हम मवासलात के बगैर जो है वो हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम ज़मीन की खुदाई करके क्रूड ऑयल निकालते हैं, और क्रूड ऑयल की पहले नंबर पे की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरे नंबर पे की जाती है रिफाइनिंग। तो चलें अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो किस तरीके से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो किस तरीके से की जाती है। तो चलें चलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ।
जी, तो अजीज़ तलबा तालिबात, हम आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होती है उसके लिए मैंने एक पूरा मशीन कह लीजिए या पूरी एक आपके सामने शक्ल बना रखी है जिसमें आपको समझाऊंगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होती है। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कहते किसको हैं। याद रखिए अजीज़ तलबा व तालिबात कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, किसी भी मिक्सचर के अज्जा को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर अलग करना। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्ज कीजिए कि हमारे पास है पानी और उस पानी में हम मिक्स कर देते हैं इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब है इथाइल अल्कोहल। अब इथेनॉल और पानी बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम हल करने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं यार, इसको हल नहीं करना चाहिए था, इसको अलग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस मिक्सचर को गर्म करेंगे। और जो ही हम उस मिक्सचर को गर्म करेंगे तो उसको गर्म करने के साथ ही क्या होगा, जो इथेनॉल है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जो कि 78 डिग्री सेल्सियस है उस पे अलहदा हो जाएगा और पानी पीछे पड़ा रह जाएगा, चूंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। बिल्कुल इसी तरह हम क्रूड ऑयल को भी गर्म करेंगे और क्रूड ऑयल के अंदर मौजूद जितनी भी बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस हैं, जितनी भी बड़े बड़े अज्जा हैं, वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अजीज तलबा व तालिबात, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि किसी भी मिक्सचर के अज्जा को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर हम अलग करेंगे। तो देखते हैं कि जब हम क्रूड ऑयल को एक जगह पर ले जाकर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले देखिए कि ये जो मैंने आपके सामने शक्ल बना रखी है, दर हकीकत ये किसकी है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये कहलाता है फ्रैक्शनेटिंग टावर। अब आप नाम को तो समझ रहे हैं कि फ्रैक्शनेटिंग टावर का मतलब क्या है। फ्रैक्शनेटिंग टावर का मतलब है वो जगह, वो टावर या वो चेंबर या वो हिस्सा कि जहां पर हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अमल चलाएंगे। अजीज तलबा व तालिबात, मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के 2 कवानीन आपको बताने लगा हूं, वो जरा अपने दिमाग में बिठा लें। उन कवानीन को मैं यहां पर लिखूंगा, तो जरा गौर से देखिएगा। पहले नंबर पे क्रूड ऑयल को, ये कानून दिमाग में बिठा लीजिए, क्रूड ऑयल को बुलंद टेम्परेचर वाले चेंबर में पहले दाखिल किया जाएगा। पहली बात, यानी ऐसा नहीं होगा अजीज तलबा व तालिबात, ऐसा नहीं होगा कि हम क्या करेंगे कि हम उसको फ्रैक्शनेटिंग टावर में कम टेम्परेचर वाले हिस्से में भेजेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कम टेम्परेचर वाला हिस्सा क्या है और ज़्यादा टेम्परेचर वाला हिस्सा क्या है। अब देखिए अजीज तलबा तालिबात कि मैंने इस फ्रैक्शनेटिंग टावर में आपको 6 हिस्से दिखा दिए हैं। इस पहले हिस्से का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, दूसरे का 30 से 80 डिग्री सेल्सियस, तीसरे का 80 से 170, चौथे का 170 से 250 और पांचवें का 250 से 350, जबकि आखिरी और छठे का 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखा जाता है। गोया साबित हुआ कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और टेम्परेचर रेंज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऊपर वाले चेंबर का टेम्परेचर कम और नीचे वाले चेंबर्स का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा।
इसीलिए मैंने रूल लिख दिया, कानून लिख दिया है कि क्रूड ऑयल को दाखिल किया जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर वाले हिस्से में। इसीलिए अजीज़ तुलबा व तालिबात याद रखिएगा कि क्रूड ऑयल को हम यहाँ से दाखिल करेंगे। तो क्रूड ऑयल यहाँ से अंदर दाखिल होगा और हम उसको लेके जाएंगे पहले ज़्यादा टेम्परेचर वाले हिस्से में, यानी कम टेम्परेचर वाले हिस्से में नहीं हम उसको भेजेंगे। कानून ये है कि हम उसको पहले दाखिल करेंगे ज़्यादा टेम्परेचर वाले हिस्से में। तो ये हो गया पहला कानून। दूसरा कानून, ज़्यादा टेम्परेचर वाले या बुलंद टेम्परेचर वाले हिस्से में दाखिल करने का हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा अजीज़ तलबा ये होगा कि कम बॉइलिंग पॉइंट, कम बॉइलिंग पॉइंट वाली फ्रैक्शंस, कम बॉइलिंग पॉइंट वाली फ्रैक्शंस जल्दी बॉयल हो जाएंगी। अच्छा, अब इसको जरा गौर से सुनिए अजीज तुलबा व तालिबात, होगा क्या? देखिए, अगर हम क्रूड ऑयल को यहां दाखिल कर देते यानी कम टेम्परेचर वाले में, तो कम टेम्परेचर से हमें उसको बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ना था और फिर उसकी चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना था और फिर उसकी चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट करना था या बुखारात में तब्दील होना था। लेकिन जैसे ही हमने उसको हाई टेम्परेचर, बुलंद टेम्परेचर वाले हिस्से में डाला तो उसके अंदर मौजूद कम बॉइलिंग पॉइंट वाले फ़ौरन से क्या हो गए? बॉयल हो गए। और बॉयल होके वो किस में मुंतकिल होंगे? बुखारात पे। अजीज़ तुलबा तालिबात याद रखिएगा, हर चेंबर की, तो मैंने आपको बड़ी छोटी सी जगह दिखाई है, ये बहुत बड़ी जगह होती है। हर चेंबर के ऊपर हमने वेपर्स को इकट्ठा करने के लिए सिलेंडर्स लगा रखे होते हैं। जैसे ही ये बॉयल होता है, बॉयल होके इसके बुखारात हवा में बुलंद होते हैं तो ऊपर वो सिलेंडर होते हैं। और जोन सी भी चीज़ें 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना, बॉयल करने वाली होंगी, वो सब की सब यहाँ पे वेपर्स में तब्दील हो जाएंगी। और जब वेपर्स में तब्दील होंगी तो ऊपर सिलेंडर्स में हम उनके वेपर्स को इकट्ठा करेंगे और वेपर्स को बाद में कंडेंस करेंगे। और कंडेंस करने से आपको पता है कि माया बन जाती है, यानी गैस जो होती है वो फिर से माया में तब्दील हो जाती है। इस तरह हर चेंबर में हम एक एक, दो दो, तीन तीन फ्रैक्शंस जितनी भी हैं उन सारों को क्या करते रहेंगे? अलग करते रहेंगे। अजीज तुलबा तालिबात, मैंने 6 चेंबर्स इसलिए दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पर 6 किस्म की फ्रैक्शंस क्या हो जाती हैं? अलहदा हो जाती हैं। जैसे ही हम क्रूड ऑयल को दाखिल करते हैं ज़्यादा टेम्परेचर वाले हिस्से में, तो इस जगह के ऊपर फ्यूल ऑयल नाम की एक फ्रैक्शन अलहदा हो जाती है। तो यहां पर फ्यूल ऑयल नाम की फ्रैक्शन अलहदा होती है। जैसे ये फ्यूल ऑयल ऊपर की तरफ, जैसे ये क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ मूव करता है और ये पहुंचता है 250 से 350 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर वाले हिस्से में, तो वहां पर जो डीजल ऑयल होता है उसकी फ्रैक्शन अलहदा हो जाती है। तो यहाँ पे डीजल ऑयल की फ्रैक्शन अलहदा होती है। बच्चों, जैसे ही हम इससे ऊपर क्रूड ऑयल लेकर जाते हैं, क्रूड ऑयल तो ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसमें इस टेम्परेचर रेंज के ऊपर जाकर तीसरी, यानी कौन सी? कैरोसिन ऑयल। तो इसमें क्या होता है? कैरोसिन ऑयल जो है वो अलहदा हो जाती है। इससे ऊपर जाते हैं 80 से 170 डिग्री सेल्सियस पे, गैसोलीन, जिसको पेट्रोल भी आप कहते हैं, वो गैसोलीन जो है वो फ्रैक्शन अलहदा हो जाती है। और जैसे ही उससे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर रेंज कम होती है, तो वहां पर जो हिस्सा अलहदा होता है उसको कहा जाता है पेट्रोलियम ईथर। अभी हम बड़ी तफसील पढ़ने वाले हैं कि ये सारी की सारी फ्रैक्शंस कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। और सबसे ऊपर जो आती है अजीज़ तुलबा व तालिबात, उसको पेट्रोलियम गैस का नाम दिया जाता है।
अच्छा, ये सारी फ्रैक्शंस तो बन गई, हम देखते हैं कि इन फ्रैक्शंस को हम फिर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आखिरी मैंने एक जगह दिखाई हुई है, ये एक आउटलेट है। आउटलेट कहते हैं बाहर जाती हुई चीज़ को, जो चीज़ों को बाहर लेकर जाती है। ये 400 से भी ऊपर डिग्री सेल्सियस इसका हमने टेम्परेचर रखा होता है। यहाँ पर 400 से भी ऊपर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से बाहर निकलती हैं और एक ऑयल की सूरत में निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल ऑयल। तो अजीज तलबा तालिबात, उसको हम नाम देते हैं रेजिडुअल ऑयल। रेजिडुअल का जो मतलब होता है ना, रेजिडुअल इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बचा कुचा, एंड में बच जाने वाला। तो रेजिडुअल ऑयल यहाँ पे बच जाता है। अगर हम इस रेजिडुअल ऑयल का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी 4 चीज़ों से मिलकर बना है। इस रेजिडुअल ऑयल के अंदर पहले नंबर पर जो चीज़ हमें नज़र आती है वो हमें नज़र आती है कि इसमें एस्फॉल्ट मौजूद है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एस्फॉल्ट क्या है। एस्फॉल्ट कार्बन से मिलकर बनने वाली एक चीज़ है। इसको गाड़ियों के टायर बनाने के लिए और सड़कों की जो हम कारपेटिंग करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेजिडुअल ऑयल के अंदर से निकलने वाली दूसरी चीज़ है जिनको हम नाम देते हैं लुब्रिकेंट्स। अब बहुत सारे बच्चों ने लुब्रिकेंट्स का नाम तो सुन रखा होगा। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं अजीज तलबा, याद रखिएगा। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट से मुराद है ऐसी अशिया, ऐसे ऑयल्स जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि मशीनों में या टूल्स में, आलात में जो फ्रिक्शन पैदा होती है उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। चूँकि एक मशीन बार बार चलती है तो मशीन के चलने से उनके पुर्ज़ों के दरमियान में फ्रिक्शन पैदा होती है, वो पुर्ज़े ख़राब होने लग जाते हैं। उनको रवां करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ग्रीस वगैरह का शुमार होता है और वो इसी रेजिडुअल ऑयल के अंदर से ही निकाली जाती है। इसके अलावा अजीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिएगा कि तीसरी जो चीज़ यहाँ से निकलती है उसको हम नाम देते हैं कि वो है पेट्रोलियम कोक। बच्चों याद रखिएगा, पेट्रोलियम कोक एक बहुत बड़ा फ्यूल है। इसको जब हम जलाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन होता है और जब इसको जलाते हैं तो इसको जलाने से अच्छी खासी मिकदार में एनर्जी खारिज होती है। इसका मतलब है इसको हम इंडस्ट्रीज़ में या दीगर जगहों पे एक बहुत बड़े एनर्जी सोर्स की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि चौथी चीज़ जो यहाँ से पैदा होती है ना बच्चों, जो इस रेजिडुअल ऑयल के अंदर मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं कि वो है पैराफिन वैक्स। अजीज तलबा तालिबात, पैराफिन वैक्स अल्केन से मिलकर बनने वाली एक जेली की तरह का ये एक इसकी साख्त होती है। याद रखिएगा, हमारी जितनी भी मोमबत्तियां बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी पैराफिन वैक्स के ऊपर बनती हैं, क्योंकि जितना भी आप मादा देखते हैं, जो भी आप मटेरियल देखते हैं एक मोमबत्ती का, वो सारा पैराफिन वैक्स से मिलकर बना है। आप देखते हैं कि वो जलता है और उससे रोशनी जो है वो पैदा होती है। तो रेजिडुअल ऑयल जो 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर अलहदा हो जाता है और नीचे से हम उसको अलहदा करते हैं, पूरे टावर के एंड से उसको हम बाहर निकालते हैं, वो भी इन 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो पेट्रोलियम की, यानी पेट्रोलियम जो हमने ज़मीन में से निकाला है डिगिंग करके या माइनिंग करके, जिस तरह भी निकाला है, जब हमने उसकी फ्रैक्शनेटिंग टावर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की है तो हमने देखा कि हमने उसको 6 तरह की फ्रैक्शंस के अंदर हासिल कर ली। अब देखते हैं कि इन फ्रैक्शंस के अंदर कार्बन की मिकदार कितनी है। टेम्परेचर रेंज तो हमने देख ली है, टेम्परेचर रेंज आपके सामने लिखी हुई है। हम देखते हैं कि इनकी मिकदार कितनी है, कार्बन की इसमें मिकदार कितनी है और ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो ये मैंने आपके सामने ये फ्रैक्शंस के नाम लिख रखे हैं। पेट्रोलियम गैस जो कि 25 डिग्री सेल्सियस तक, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल, ये 6 मैंने आपके सामने फ्रैक्शंस लिख रखी हैं। कार्बन कंटेंट देखिएगा कि इसमें आमतौर पे जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनकी रेंज क्या है कार्बन की, 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन। इसको आप यूं भी इसकी मिसाल ले सकते हैं, जैसे आप बाब नंबर 11 में एल्केन्स के कुछ कंपाउंड्स पढ़कर आए हैं, जैसे पहला है मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन और फिर ब्यूटेन। तो वो सारे इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। नाम बता रहा है कि ये गैस की सूरत में पाई जाती है, तो इसका इस्तेमाल भी यही है। आम तौर पे आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो LPG गैस पाई जाती है,
अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये एलपीजी गैस कहाँ पर पाई जाती है। ये गैस आम तौर पे रिक्शों में चलाई जाती है। हमारे घरों में जो सिलेंडर्स की सूरत में, जिन लोगों के घरों में नेचुरल गैस नहीं आती यानी सुई गैस नहीं आती, उनको सिलेंडरों में जो गैस लेके आनी पड़ती है उस गैस को एलपीजी गैस कहा जाता है और वो पेट्रोलियम गैस से ही बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेट्रोलियम गैस ही एलपीजी गैस है। पेट्रोलियम गैस के सिर्फ प्रेशर में तब्दीली की जाती है, उसकी कुछ शराइत में तब्दीली की जाती है और उसको एलपीजी गैस की सूरत में बना लिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है ताकि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की जो गाड़ियाँ हैं वो और बाकी चीज़ें जो है वो चलाई जा सकें। दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम ईथर जो है वो निकलता है। अब आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन से 7 कार्बन, और अगर आप याद करें तो आपने एल्केन्स में पढ़ा था कि 5वें कार्बन से ही तो माया हालतें शुरू होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो है वो हमें गैस की सूरत में, जबकि ये हमें माया की हालत में मिलेगा। लेकिन देखिए कि ये जो माया हालत यहाँ पर आ रही है, ये क्या कोई बहुत ही ताकतवर है? क्या इसकी फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है? नहीं, इसकी फोर्सेस जो होंगी इसके अंदर वो खासी कमज़ोर होंगी। इसीलिए ये कोई बहुत आप कह लें कि बहुत भारी किस्म का एक माया नहीं होता। ये बड़ा हल्का सा लाइट वेट पानी की तरह का एक आप कह लेंगे एक शय जो है वो पाई जाती है। अब आम तौर पे जब हम देखते हैं कि हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है, हम देखते हैं कि ये आम तौर पे लेबॉर्ट्री में पड़ा हुआ है। तो ये लेबॉर्ट्री में एक सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये एक इसका पहला इस्तेमाल है। लेकिन अजीज़ तलबा याद रखिएगा, इसका जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो क्या है कि ये ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब ड्राई क्लीनिंग किसको कहते हैं? आपको पता है कि हमारे कपड़ों को जब हम बाहर से धुलवाते हैं तो वो असल में ड्राई क्लीनिंग होती है। वो आम धोना नहीं होता, वो उसमें हम सिर्फ साबुन नहीं डालते बल्कि उसमें पेट्रोलियम ईथर जो है वो डाला जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर पेट्रोलियम ईथर डालने से क्या होता है? तो याद रखिएगा अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारे कपड़ों पर और हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली जो दीगर कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, कंबल हैं, इनके ऊपर अक्सर औकात खाने पीने की अशिया जो कि ऑर्गेनिक होती हैं उनके निशान पड़ जाते हैं। अब अगर हम पेट्रोलियम ईथर की बात करें तो पेट्रोलियम ईथर जो है वो चूँकि ज़ाहिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मिलकर बना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने से मिलने की वजह से ना ये असल में ये 2 काम कर जाता है। पहली बात कि ये पानी के साथ भी एक तरफ से जुड़ जाता है। अब आप हैरान होंगे कि सर ईथर पानी के साथ कैसे जुड़ सकता है, ये तो ऑर्गेनिक है। याद रखिएगा बच्चों कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो जाती है। सारे के सारे ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा नहीं होती है। जो उनके छोटे मेंबर हैं, मैंने इसलिए आपको शुरू में कह दिया कि ये जो छोटे मेंबर हैं, छोटे मेंबर से क्या मुराद है? जिनका मोलर मास या उनका मॉलिक्यूलर मास खासा कम है। तो इनका मॉलिक्यूलर मास खासा कम है, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो एक तरफ से पानी के साथ जुड़ गए, जबकि दूसरी तरफ से कपड़ों पे लगे हुए जो ग्रीस वगैरह के निशान है ना, उनको भी अपने अंदर हल कर लेते हैं, क्योंकि इनका एक हिस्सा नॉन पोलर है जिसके अंदर वो ग्रीस वगैरह को अपने साथ हल कर लेंगे, और जो पोलर हिस्सा है OH वाला उसके साथ ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, सिर्फ O वाला, OH नहीं, सिर्फ O वाला, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे पानी के साथ, एक तरफ से पानी के साथ जुड़ गए, एक तरफ से ग्रीस वगैरह को अपने साथ जोड़ लिया, तो ये उसको निकाल लेंगे बाहर की तरफ। ये बिल्कुल डिटर्जेंट्स वाला काम करते हैं, डिटर्जेंट्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। तो इस तरह ये ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम अगली फ्रैक्शन की बात करें तो वो C7 से C10 तक की है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो है C8H18, जिसका नाम हम पढ़कर आए हैं ऑक्टेन। तो ये ऑक्टेन की बहुत ज़्यादा मिकदार इसके अंदर पाई जाती है। अजीज़ तलबा याद रखिएगा कि गैसोलीन असल में वही पेट्रोल है जो हम अपनी गाड़ियों वगैरह में डलवाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वजाहत कर दी थी कि हमारे इस एशिया के ख़ित्ते में इसको पेट्रोल कहा जाता है, वगरना इसका जो केमिकल नेम है वो है गैसोलीन। अब आप समझ सकते हैं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ये उनमें फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी।
तो ये उनमें फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा और वो वाकई हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। अगली फ्रैक्शन में आते हैं तो उसमें केरोसिन ऑयल है। केरोसिन ऑयल 10 कार्बन से 12 कार्बन वाली फ्रैक्शन का नाम है। हमारी आम सोसाइटी में इसको मिट्टी का तेल कहा जाता है। याद रखिएगा, केरोसिन ऑयल जो है वो एक घरेलू फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने घरेलू फ्यूल जो लिखा है, इसमें पहली बात वजाहत सुन लीजिएगा कि इसमें क्या होता है बच्चों, कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, पाकिस्तान की भी अगर मैं बात करूं, जहाँ पे नेचुरल गैस यानी सुई गैस नहीं गई, तो वहाँ पर लोग आम तौर पे केरोसिन ऑयल को जला के ही अपना गुजारा करते हैं, इसलिए मैंने इसको घरेलू फ्यूल का नाम दे दिया। दूसरी बात याद रखिएगा, केरोसिन ऑयल को हम एक बेहतर हालत में लाते हैं, रिफाइनिंग करके एक बेहतर हालत में लाते हैं और उसमें आकर ये जेट फ्यूल की सूरत में इस्तेमाल होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये जेट फ्यूल क्या है, तो जेट फ्यूल नाम से ही पता चल रहा है कि जो जहाज़ों में और बिलखसूस जंगी जहाज़ जो बड़ी तेज़ी से जाते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। तो चूँकि ये डीजल वगैरह के मुकाबले में ज़रा जल्दी जल जाता है, इसलिए ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन केरोसिन ऑयल नहीं, इसकी एक अच्छी क्वालिटी, यानी इसकी क्वालिटी के अंदर भी हम बेहतरी लाते हैं। जैसे गैसोलीन भी कई एक तरह का पाया जाता है और उनकी क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। अगली फ्रैक्शन पे आते हैं जो कि निस्बतन भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि उसमें फ्रैक्शन देखें आपके कितनी ज़्यादा कार्बन वाली फ्रैक्शन हमारे सामने आ रही है। तो C13 से C15 वाले मेंबर्स इसके अंदर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से पहली बात तो इसमें गाढ़ापन आ जाएगा, यानी इसकी विस्कोसिटी, गाढ़ापन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। डीजल ऑयल का इस्तेमाल क्या है कि आप देखिए अपने इर्द गिर्द भी कि जितनी हैवी व्हीकल है वो सारी की सारी हम इसी के ऊपर चलाते हैं। अब हैवी व्हीकल में क्या है कि बस, ट्रक, ट्रेन का जो इंजन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें डीजल ऑयल पे हम लोग चलते हुए देखते हैं। चूँकि वो हैवी एनर्जी चाहिए होती है, वहाँ पे डीजल जलता है, इसके जलने से ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है और वो भारी चीज़ें जो हैं, भारी इंजन इस पर चल पड़ते हैं। आते हैं छठी एक फ्रैक्शन के ऊपर जिसका नाम है फ्यूल ऑयल। और फ्यूल ऑयल सबसे भारी किस्म की फ्रैक्शन होगी क्योंकि उसमें कार्बन की मिकदार सबसे ज़्यादा है, मैस सबसे ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए फ्यूल ऑयल को आम तौर पे हम बहरी जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं और बहरी जहाज़ों के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इस तरह अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने पेट्रोलियम इंडस्ट्री को बहुत तफसील में पढ़ लिया। पहली बात हमने देखा पेट्रोलियम बना कैसे, हम ज़मीन से कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होती है, कौन कौन सी फ्रैक्शंस आती हैं और उन फ्रैक्शंस के हमारे क्या क्या इस्तेमालात हैं। इसके साथ ही आपका बाब नंबर 16 और आपकी किताब जो है वो ख़त्म हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को समझ लगी होगी अच्छे तरीके से। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का उन्वान जिसमें हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री कैसे काम करती है, पेट्रोलियम को हम कैसे ज़मीन से निकालते हैं, किस हालत में निकालते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करते हैं और फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर उसकी फ्रैक्शंस इस्तेमाल हो रही हैं। इसके साथ ही आपका ये बाब भी ख़त्म होता है और आपकी किताब भी ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को ये टॉपिक और इससे कबल सारे जो भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।